आइंस्टाइन ने कहा, वी आर इन द पोजिशन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंटरिंग अ ह्यूज लाइब्रेरी फिल्ड विद बुक्स इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. द चाइल्ड नोज समवन मस्ट हैव रिटन दीज बुक्स. इट डज नॉट नो हाउ. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects some mysterious order in the arrangements of the book, but doesn't know what it is. That seems to me is the attitude of even the most intelligent being towards God. बात वही है कि मिसाल वो ये दे रहा है कि जिस तरह एक बच्चा है वो एक ऐसी लाइब्रेरी में घुसा जहाँ इनफाइनाइट बुक्स हैं और उन बुक्स में पता नहीं क्या लिखा है, वो अपने मुताबिक इंटरप्रेट करने की कुछ कोशिश करता है. आज यही साइंटिस्ट है. हम साइंस को बुरा नहीं कहते, साइंस पढ़ना बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी औकात में तो रहें. थोड़ी सी साइंस पढ़ के ये कहना कि मैं अल्टीमेट ट्रूथ को रीच कर चुका हूँ, मुझे वो मैकेनिज़्म मिल चुका है जिससे मैं अब यूनिवर्सल ट्रूथ्स को फाइंड कर सकता हूँ, गॉड को, मेटाफिज़िक्स के सब्जेक्ट्स को छेड़ सकता हूँ, तो इसका मतलब कि आप एरोगेंट हैं. इसका मतलब कि आप डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है आपको. इसका मतलब कि आप नार्सिसिज्म का शिकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. आप अपनी तारीफ़ करते नहीं थकते कि मुझे तो सब कुछ पता लग गया. कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा अर्रहाहु अस्तग़ना. अल्लाह ताला सूरह अलक में कहते हैं कि बेशक इंसान लिमिट्स क्रॉस कर जाता है. वाई? बिकॉज ही थिंक्स हिमसेल्फ एज सेल्फ सफिशिएंट. अपने आप को बहुत बड़ी बला समझता कि मुझे सब पता लग गया. इसलिए थोड़ा हम्बल एटीट्यूड. ओके, साइंस पढ़ें, ट्रूथ फाइंड करें, लेकिन हम्बल रहते हैं. ह्यूमिलिटी एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज की बेसिक निशानी है. आज ह्यूमिलिटी नहीं है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज में. जो ट्रूथ फाइंड करने निकलता है उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है. ओके, तो ये एक गलत बात है, गलत एटीट्यूड. दिस इज माई पॉइंट. एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि थिंकिंग बियॉन्ड आवर सेल्फ वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमैनिटी, अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ ह्यूमन बीइंग. Now it's considered a trait of superiority and leadership. आज लीडरशिप ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं टू गिव, टू बी अ गिवर. अनबिलीवेबल. एक लीडरशिप ट्रेनर आता है, 2.5 लाख रुपया लेता है आधे घंटे का, क्या टीच करने के लिए कि यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, यू शुड गिव, यू शुड केयर फॉर ईच अदर. ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी की बातें थी. इसके ऊपर लीडरशिप ट्रेनिंग्स हो रही कि लीडर कौन होता है? जो गिवर होता है. ये तो बेसिक बात नहीं थी. यानी ये कोट से क्या पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि आज हमें सिखाने के लिए ट्रेनर्स आ रहे हैं कि यू शुड बी अ गिवर. दिस इज़ द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड. ये है आपका वर्ल्ड. आप मीडिया का कभी वर्ल्ड खोलें, सेलिब्रिटीज़ का वर्ल्ड, और उनकी बातें सुनें. आप देखें वो क्या कहते हैं अपने वर्ल्ड के बारे में. जो वर्ल्ड उन्होंने कैपिटलिज्म का, कट थ्रोट कंपटीशन का क्रिएट किया, आप देखें वो कितने सुकून में आपके सामने बात वाज़े हो जाएगी. सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पर्पज़ की इतनी अहमियत है लाइफ में मेरे नज़दीक कि अगर एक बंदे को अपना पर्पज़ क्लियर नहीं है तो फिर वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजार सकता. ओके, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहेगा और उसके पर्पज़ ना छोटी छोटी चीज़ें बनते रहेंगे. एक बहुत बड़ा फुटबॉलर, रग्बी का, अमेरिकन फुटबॉल जो होता है, रग्बी का प्लेयर, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसकी एग्जांपल कोट की हुई थी साइकोलॉजिस्ट ने कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन गया राइट आफ्टर रिटायरमेंट. ड्रग्स में चला गया, अल्कोहल में चला गया, और उसको बड़ी निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकला वहाँ से, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी निकलने की. समझ रहे हैं आप बात को? उसकी डिवोर्स हो गई थी, उसकी लाइफ दरम बरम, उसके पास मोटिवेशन ही कोई नहीं निकलने की. तो पर्पज़ आपको क्या देता है? मोटिवेशन. जो मर्जी हो जाए, मैं जितना मर्जी नहला हो जाऊं, जितना मर्जी मैं रोड पर आ जाऊं, जब तक मेरे पास पर्पज़ है इंसान नहीं रुकेगा. लेकिन अगर उसके पास पर्पज़ नहीं है फिर वो खुद पर्पज़ क्रिएट करेगा और वो गलत पर्पज़ेज होंगे. हो सकता है सही हो सकता है गलत. छोटे छोटे मकासद होंगे. गर्लफ्रेंड बना ली, अब पर्पज़ क्या बन गया? टू प्लीज़ हर. फिर रातें भी जागेंगे, ठीक है, फिर जलील होंगे, गुलदस्ता लेके बाहर खड़े होंगे, कभी गुलदस्ता एक्सेप्ट होगा कभी नहीं होगा, वगैरह वगैरह. तो मैं ये बात कर रहा था कि जब इंसान के पास अच्छे मकासद ना हो ना, अच्छे पर्पज़ ना हो, फिर वो अपना पर्पज़ खुद क्रिएट करता है. क्योंकि वी आर बाय आवर बायोलॉजिकल क्रिएशन कह लें या बाय नेचर, वी आर क्रिएचर्स हु लव अ पर्पज़. हमें को पर्पज़ चाहिए टू कीप गोइंग ऑन, टू स्टे मोटिवेटेड, टू हैव दैट ड्राइव एवरी डे.
मैं क्यों जाऊं जॉब पर, इसके पीछे एक पर्पस है ना, वो पर्पस है फैमिली को पालना। अगर वो पर्पस खत्म हो जाता है मैं जॉब पर क्यों जाऊं, इसलिए वी नीड पर्पसेस। और जब हमें अच्छा पर्पस ना मिले फिर हम खुद क्रिएट करते हैं। अब जैसा बंदा है वो वैसा पर्पस क्रिएट करेगा, ठीक है ना, मेक सेंस। एक बंदा अनफॉर्चुनेटली उसका इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसा पर्पस क्रिएट करेगा, इमेच्योर पर्पस। उस इमेच्योर पर्पस की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो माय पॉइंट इज कि इस्लाम ने एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क, एक पर्पस दिया, उस पर्पस के मुताबिक हमें चलना है। वो बहुत बड़ा पर्पस है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट आज दूंगा, बाकी इस पे पूरी नेक्स्ट लेक्चर इस पे कि इस्लामिक पर्पस क्या है, ओके। क्योंकि ये बड़ा वैलिड सवाल है। आप मुझसे पूछेंगे कि आपने इतनी देर हमें लेक्चर दिया, ये बताया वो बताया, लेकिन हम करें क्या, अब एक्शन प्लान क्या है, ठीक है। तो जस्ट कंसिडर दिस नीडल, ये सुई एक ऐसी चीज़ है जो शायद नज़र भी ना आए और इसकी कोई इतनी अहमियत भी नहीं है। अगर ये ज़मीन पे पड़ी हो मैं इग्नोर करके गुजर जाऊंगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा पर्पस है इस नीडल का। अगर ये नीडल ना ईजाद होती तो आज हम कपड़े ना पहनते, क्योंकि ज़ाहिर स्विंग मशीन में भी नीडल होती है, बड़ी बड़ी लूम्स में चले जाए फैक्ट्रीज़ में, वहाँ भी नीडल से ही ज़ाहिर धागा जो है वो आगे कपड़े बना रहा होता है। माई पॉइंट इज़ कि जब एक इतनी छोटी चीज़ का मकसद है तो ह्यूमन बीइंग क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते हैं ना हमें, हमारा कैसे नहीं मकसद हो सकता। हम अपना मकसद सिर्फ इतना मुतय्यन कर लेते हैं कि खा ले पी ले जी ले, दैट्स इट, या किसी बंदे से मुंसलिक होकर हम अपना मकसद मुतय्यन कर लेते हैं, इतना छोटा मकसद। यकीन करें इतनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वेस्ट में, मेरा दिल रोता है। अगेन ये उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, उनको डिग्रेड करने के लिए नहीं है। उनका एक बंदा मर जाए ना, उनकी लाइफ ओवर। उनकी एक फैमिली में से एक फ़र्द मर जाए, देयर लाइफ इज़ ओवर, क्योंकि उनका पूरा मकसद वो बंदा, उनका पूरा मकसद वो चीज़ है। आप मूवीज़ उठा कर देख लें, अब यहाँ पे कोई फतवा ये लगाएगा मूवीज़ देखते हैं आजकल, जैसे फेसबुक पे जी फतवे लग रहे हैं। ये बातें हमें इसलिए पता होती हैं क्योंकि हमारा यूथ से ताल्लुक़ है, हमारी रिसर्च है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मूवीज़ उठा कर देख लें। जब भी उनमें से कोई अल्कोहलिस्ट होगा, कोई कैरेक्टर, या उनमें कोई डिप्रेशन में होगा, किस वजह से होगा, उसकी बेटी मर गई कैंसर से, ऐसे ही है ना, या उसकी बीवी जो है एक एक्सीडेंट में मर गई, अब वो रिकवर ही नहीं कर पा रहा, उसकी रिकवरी ही नहीं हो रही है। रिकवरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मकसद सारा वो था। जब मकसद खत्म हो गया तो क्या मोटिवेशन है मेरे पास रिकवर होने की। तो क्या ये हमें दिखा नहीं रही, वो अपनी ही कल्चर नहीं दिखा रही कि इतना जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा कि मैंने जब एक इंसान से मकसद मुतय्यन कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करें या एक इंसान से मोहब्बत ना करें। प्रॉफिट डिडंट स्माइल फॉर मंथ्स। जब हज़रत खदीजा फौत हुई, आपको पता है साहबा कहते हैं 3 महीने रसूलुल्लाह मुस्कुराए नहीं थे, सबसे स्माइलिंग फेस, 3 महीने ना मुस्कुराए, इमेजिन कर ले। तो दुख तो होता है, गम तो होता है, लेकिन क्या पर्पस रुक गया? क्या नाउज़ बिल्ला हमारे नबी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले गए, रिकवर ही नहीं किया कभी? तो इसलिए ये समझें, जितना बड़ा मकसद होगा उतनी जल्दी रिकवरी है, जितना छोटा मकसद है रिकवरी ही नहीं होगी। सारी उम्र आप रिग्रेट में रहेंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। और इसीलिए वेस्ट एथिज्म की तरफ गया, जब उनके पादरियों के पास आंसर्स नहीं थे गुर्बत के, सफरिंग के, तो फिर बस ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो बस गेम है, अभी ये तो ड्रामेबाज है सारे जो हमारे पादरी हैं। मकसद की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 16 पर्सनैलिटी टेस्ट एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, आप लोग भी कीजिएगा, MBTI कहते हैं इसे। 16personalitytest.com पे जाएं, MBTI अपना करें। उसमें ख़ास एक पोर्शन डेडिकेटेड है और उसका एक सवाल है कि कॉन्टेम्पलेट द रीज़न फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि डू यू ऑफन कॉन्टेम्पलेट द रीज़न फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आप इसको टिक करेंगे तो फिर जाहिर है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक ख़ास फैक्टर वो बताएंगे आपको कि आप थिंकर हैं या फीलर हैं वगैरह वगैरह, आप T हैं या F हैं या J हैं वगैरह वगैरह, वो उन्होंने पैरामीटर्स बनाए। यानी कि ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में भी एक मीनिंग, एक क्वेश्चन है कि क्या मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मकसद है। ये कोई वेग क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर फ्रैंकल की बुक भी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, सोल्ड ओवर 16 मिलियन कॉपीज़। ये प्रिजनर था नाजी कैंप में और इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इस बुक में इसका क्रक्स ये है कि इसने ये बताया कि दोज प्रिजनर्स हु हैड अ सेंस ऑफ पर्पस, वो वहाँ सर्वाइव सबसे अच्छे की। जिन प्रिजनर्स को एक पर्पस था, सेंस ऑफ पर्पस था, वो पेन भी ले गए और डिफ़िकल्टीज से डील करके बाहर भी आ गए। यही है लाइफ का एक्चुअली फिलॉसफी, कि जितना पर्पस क्लियर होगा उतना डिफ़िकल्टीज से डील कर लेंगे, उतना मिसहैप से डील कर लेंगे,
उतना हार्ट ब्रेक से डील कर लेना। हमारी यूथ के पास अनफॉर्चुनेटली पर्पस नहीं है ना, तो इसलिए वो देवदास बन जाते हैं। एक हार्ट ब्रेक हो जाए या एक जो है वो जाहिर है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। मेरे पास एक भाई आए 2017 में और मेरी वर्कशॉप के बाद आए, लिटरली रो रहे थे, कहते कि बस क्या बताऊँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैंने कहा क्यों? कहते वो एक जगह दिल लगाया था, अब उनकी शादी हो गई। तो मैंने कहा चले टाइम विल हील, थोड़ी सी बातचीत उनसे की। वही सेम भाई 2019 में मेरे पास आए, एक जुमला भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, कहते हैं माशाल्लाह मेरा एक बच्चा है, मेरी शादी हो गई। कैसे बाहर आ गए? मतलब देखें ना, उनको एक एग्जिस्टेंस का मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस थी, अल्लाह का नॉलेज था, बाहर आ गए। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग बाहर नहीं आते, वो 4-4 साल शादियाँ नहीं करते कि नहीं मेरी इधर नहीं हुई तो कहीं नहीं होगी। तो ये बात वही है कि पर्पज़ नहीं क्लियर। भाई क्या ज़िंदगी का ये पर्पज़ है? एक बंदे से दिल लगाना और बस फिर रोते रहना। अगर वो नहीं मिला, ज़िंदगी का पर्पज़ है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को आगे बढ़ाना। शादी करें, ठीक है, बच्चे होंगे, उनमें अपना कल्चर ट्रांसफ़र करें अपना, ताकि कल को सदका जारिया आपके लिए बने। इतना छोटा पर्पज़ कि नहीं उसी से होगी तो मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं। समझ से बाहर है। तो इसलिए मैन सर्च फॉर मीनिंग, मैंने एक बुक का रेफरेंस दिया। इसका क्रक्स ये कि जितना जिसका बड़ा मकसद होता है वो उतना अच्छा डील कर लेता है लाइफ के चैलेंजेस। इकिगाई पे मैं लेक्चर आपको ना नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई, और ये बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है जापानीज़। ओके, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बताया जाता है बाकायदा इकिगाई का कॉन्सेप्ट। और इसमें 4 चीज़ें, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। जब ये चारों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो आपकी जॉब, आपकी एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल बन जाती है। लेकिन मैं इससे भी ऊपर जाता हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद वाज़े करूँगा। हमारे पास एक 5वीं चीज़ है। ये सारी 4 चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास एक 5वीं चीज़ है प्लेजर ऑफ अल्लाह। व्हाट डज़ अल्लाह वांट फ्रॉम। इससे उनकी सिविलाइजेशन बरी है, खाली है। दे डोंट इवन नो हु इज़ अल्लाह। ओके, ना उनको वर्थ है अल्लाह की। तो ये 5वां जो कॉन्सेप्ट है ना, प्लेजर ऑफ अल्लाह, ये जिस दिन हमारी यूथ को क्लियर हो गया तो फिर आप देखें कि उनकी कितनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जो है वो होगी। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने फोकस थे। इनफैक्ट वो बंदे का मेरे जहन से नाम निकल गया, द फास्ट डाइट बुक लिखी है उसने, द फास्ट डाइट, उसका ऑथर का नाम जहन से निकल गया। उसका कोट है, उसने कहा कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री के कैरेक्टर्स में मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा फोकस्ड इंसान नज़र नहीं आता। मैंने जितने कैरेक्टर्स पढ़े हैं हीरोज़ हिस्ट्री के, उनसे ज़्यादा फोकस्ड इंसान मुझे नहीं मिला। इतनी ड्राइव कि सुबह उठते ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अपने मिशन को निकल गए हैं। इतना मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, हाउ कम? और मुश्किलों से घिरे हुए, उसके बावजूद ड्राइव है, एक इनर ड्राइव है। कैसे, हाउ कम? इस पे पढ़ें। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि द बेस्ट पर्पस इज़ ओनली गिवन बाय आवर रिलीजन इस्लाम। इसको हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज के लिए हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, देर हो गई है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।